क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान का जन्म आखिर कैसे होता है? एक सिंगल सेल से पूरी ह्यूमन बॉडी कैसे बन जाती है? हमारा शरीर इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को इतने परफेक्ट तरीके से आखिर कैसे मैनेज करता है? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम क्रैकर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन। इस चैप्टर को हम स्टेप बाय स्टेप, इजी ट्रिक्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और एकदम विजुअल एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे, ताकि आज के बाद कोई भी कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग ना लगे। बायोलॉजी अब मुश्किल नहीं, मज़ेदार लगेगी। इस पूरे चैप्टर को इजीली समझने के लिए हमने इसे 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर हम देखेंगे गैमीट्स और फर्टिलाइजेशन का मैजिकल प्रोसेस, और लास्ट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन के साथ साथ एग्जाम के लिए कुछ ऐसी वीवीआई ट्रिक्स जो सीधा दिमाग में छप जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सेकंड रुककर इस बारे में सोचिए, ह्यूमन लाइफ एक्चुअली शुरू कैसे होती है। एक छोटे से इनविजिबल सेल से एक पूरे जीते जागते इंसान के बनने का ये सफर किसी चमत्कार से कम नहीं है ना? तो चलिए इस अमेजिंग बायोलॉजिकल मशीनरी के पीछे का राज जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन से, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए, ओवरी और यूट्रस के बीच का डिफरेंस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक्स यहीं होती हैं। ओवरी वो जगह है जहां गैमीट यानी अंडे का फॉर्मेशन होता है। इसे फीमेल गोनैड भी कहते हैं, और इनकी तादाद बॉडी में 2 होती है, एक पेयर। वहीं दूसरी तरफ यूट्रस एक सिंगल कैविटी है। ये वो जगह है जहां फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो आकर अटैच होता है, जिसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। यूट्रस को आम भाषा में वूम या हिस्टेरा भी कहा जाता है। दोनों के फंक्शंस एकदम अलग हैं। अब थोड़ा बाहर की तरफ आते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया पर। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के सभी पार्ट्स को एक साथ मिलाकर वल्वा कहा जाता है। इसमें मेनली 4 चीजें आती हैं: मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और हाइमेन। यहाँ नीट के लिए एक ट्रिक याद रखनी है। एक छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्लाइटोरिस कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ अटैच होता है, तो ध्यान रखिएगा, ये लेबिया माइनोरा से जुड़ा होता है, लेबिया मेजोरा से नहीं। ये पॉइंट एकदम क्लियर रखना है। अब यहाँ एक ऐसी कमाल की बात है जिससे 2 बहुत ही कंफ्यूजिंग हार्मोन्स का डाउट आज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स अक्सर प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन में उलझ जाते हैं। इसे ऐसे याद रखना है, प्रोलैक्टिन का काम है मिल्क सिंथेसिस यानी मिल्क का प्रोडक्शन करना, और ऑक्सीटोसिन का काम है उस बने हुए मिल्क को बाहर निकालना यानी मिल्क इजेक्शन या लेट डाउन। सिंपल है ना? प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन और इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन। मिल्क बनने के बाद उसके बाहर आने का एक पूरा फिक्स्ड पाथवे होता है। ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सीक्वेंस है। सबसे पहले मेमोरी ट्यूब्यूल्स, फिर मेमोरी डक्ट, उसके बाद ये थोड़े चौड़े हिस्से यानी एम्प्यूला में जाता है, फिर लैक्टिफेरस डक्ट से होते हुए आखिर में निप्पल के थ्रू बाहर आता है। इस एग्जैक्ट रास्ते को फ्लो चार्ट की तरह दिमाग में सेट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे हम द जेनरेटर्स भी कह सकते हैं। एग्जाम्स में एक टर्म बार बार पूछा जाता है, स्पर्मिएशन। अब ये क्या है? देखिए, जब स्पर्म बन रहा होता है तो उसे न्यूट्रिशन चाहिए होता है जो उसे सर्टोली सेल्स से मिलता है। एक बार जब स्पर्म अपना खाना पानी यानी नरिशमेंट ले लेता है तो वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में आज़ाद हो जाता है यानी रिलीज हो जाता है। बस इसी रिलीज होने के प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मेशन दोनों बिल्कुल अलग टर्म्स हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट है जो डायरेक्ट एग्जाम में नंबर्स दिलाता है, और वो है सेल्स का प्लॉइडी लेवल यानी उनका नेचर कैसे बदलता है। स्टोरी शुरू होती है स्पर्मेटोगोनिया से, जो कि 2n यानी डिप्लॉयड होता है। इसके बाद बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो अभी भी डिप्लॉयड यानी 2n ही रहता है। लेकिन असली गेम चेंज होता है मियोसिस के बाद। जैसे ही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, वो हैप्लॉइड यानी n हो जाता है, और फाइनल प्रोडक्ट यानी स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ, ये दोनों भी हैप्लॉइड ही होते हैं। ये डिवीजन याद रखना बहुत क्रूशियल है। अब अगर हम एक स्पर्म के स्ट्रक्चर को ध्यान से समझें तो इसके 4 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे आगे हेड, जिसमें एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम एक्चुअली मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी है, और इसमें अंडे की लेयर तोड़ने वाले हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे होते हैं। उसके बाद आती है नेक, जिसमें सेंट्रियोल होते हैं।
फिर आता है मिडिल पीस। ये स्पर्म का पावर हाउस है, क्योंकि यहाँ ढेरों माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल शेप में सेट होते हैं, जो स्पर्म को तैरने के लिए एनर्जी देते हैं। और एंड में होती है टेल या फ्लैजिला, जो इसे आगे पुश करती है। तो मेल और फीमेल दोनों सिस्टम समझने के बाद अब चलते हैं उस एपिक मोमेंट की तरफ, गैमीट्स और फर्टिलाइजेशन, जहां इन दोनों का आखिरकार मिलन होता है। अगर हम मेल और फीमेल गैमीट्स को कंपेयर करें तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें सामने आती हैं। मेल गैमीट यानी स्पर्म मोटाइल होता है, वो तैर सकता है, जबकि फीमेल गैमीट यानी ओवम नॉन मोटाइल होता है, एक ही जगह रहता है। मेल की स्ट्रैटेजी होती है क्वांटिटी, यानी एक बार में करोड़ों स्पर्म्स बनते हैं। वहीं फीमेल की स्ट्रैटेजी होती है क्वालिटी, जहां हर महीने सिर्फ एक बेस्ट ओवम रिलीज होता है। क्रोमोसोम्स की बात करें तो दोनों में टोटल 23 होते हैं। ओवम में हमेशा 22 + X 22 + X होता है, जबकि स्पर्म में 22 + X या 22 + Y 22 + Y हो सकता है। एक बहुत ही हैरान करने वाला फैक्ट पता है क्या है? एक नॉर्मल फीमेल अपनी पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ में टोटल सिर्फ 400 से 500 ओवा ही रिलीज करती है। सिर्फ 400 से 500। सोचिए, करोड़ों स्पर्म्स के मुकाबले सिर्फ कुछ 100 अंडे। बायोलॉजी यहाँ क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी को कितनी अहमियत देती है, ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। और ओवा बनने की टाइमलाइन तो उससे भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। प्राइमरी oocyte एक बच्ची के जन्म लेने से पहले ही उसकी माँ के पेट में यानी फीटल लाइफ में ही बन जाता है। और सबसे अजीब बात, ये मियोसिस के प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में जाकर अटक जाता है, यानी अरेस्ट हो जाता है। ये अटका हुआ प्रोसेस दोबारा तब शुरू होता है जब प्यूबर्टी आती है। प्यूबर्टी के बाद ही सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। बिफोर बर्थ और आफ्टर प्यूबर्टी का ये टाइमलाइन एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अगर कभी ओव्यूलेशन का एग्जैक्ट दिन निकालना हो तो उसका एक बहुत ही सॉलिड मैथमेटिकल फॉर्मूला है। मेंस्ट्रुअल साइकिल चाहे जितने भी दिन की हो, बस उसमें से 14 माइनस कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 28 दिन की साइकिल है तो 28 - 14 यानी 14th दिन ओव्यूलेशन होगा। अगर साइकिल 30 दिन की है तो 30 - 14 यानी 16वें दिन होगा। है ना एकदम सिंपल और फेल प्रूफ ट्रिक। अब आता है फर्टिलाइजेशन, जो फैलोपियन ट्यूब के थोड़े चौड़े हिस्से यानी एम्प्यूला में होता है। जैसे ही सबसे पहला स्पर्म ओवम की बाहरी वॉल, जिसे ज़ोना पेल्यूसिडा कहते हैं, उसको क्रॉस करता है, वैसे ही अंडे के अंदर एक कॉर्टिकल रिएक्शन शुरू हो जाती है। ये रिएक्शन ओवम को एक ऐसी स्ट्रॉन्ग दीवार में बदल देता है कि कोई दूसरा स्पर्म अंदर घुस ही नहीं पाता। ये बायोलॉजी का अपना तरीका है पॉलीस्पर्मी को रोकने का, ताकि सिर्फ एक ही स्पर्म अंडे के साथ फ्यूज हो सके। फर्टिलाइजेशन तो हो गया, लेकिन जर्नी अभी बाकी है। अब आते हैं लास्ट स्टेज पर, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, और आखिर में देखेंगे एग्जाम के लिए कुछ ऐसी स्पेशल ट्रिक्स जो आपके मार्क्स बूस्ट कर देंगी। नए जीवन का शुरुआती सफर काफी फास्ट पेस्ड होता है। पहले दिन बन जाता है जाइगोट, फिर दूसरे से चौथे दिन तक फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही सेल डिवीजन चलता रहता है, जिसे क्लीवेज कहते हैं। फिर बनता है मोरूला और उसके बाद ब्लास्टुला। लगभग 6 या 7वें दिन ये ब्लास्टुला आखिरकार यूट्रस तक पहुंचकर उसकी दीवार से चिपक जाता है। बस इसी चिपकने के प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन होते ही एक नई चीज बनना शुरू होती है, प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा डेवलपिंग फीटस और माँ के बीच का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कनेक्शन बन जाता है। 9 महीने तक बेबी का खाना, ऑक्सीजन और बॉडी से वेस्ट निकलने का काम सब कुछ इसी लाइफ सपोर्ट ब्रिज के थ्रू होता है। चलिए अब उन 2 एंटीबॉडीज को याद करने की कमाल की ट्रिक देखते हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछी जाती हैं। डिलीवरी के बाद आने वाले पहले पीले गाढ़े दूध को कोलोस्ट्रम कहते हैं। इसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgA। याद रखने की ट्रिक ये है कि एक छोटे बच्चे के मुंह से निकली पहली आवाज क्या होती है, अ या ए? तो फर्स्ट मिल्क में IgA। दूसरी बात, कौन सी एंटीबॉडी प्लेसेंटा क्रॉस करके माँ से बेबी में जाती है? वो है IgG। ट्रिक सिंपल है, G फॉर गॉड, और सिर्फ भगवान ही हैं जो किसी भी बैरियर को इजीली क्रॉस कर सकते हैं। तो प्लेसेंटा क्रॉस करने वाला IgG। तो देखा आपने, अगर सही विजुअल ट्रिक्स और एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ा जाए तो बायोलॉजी का ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी कितना आसान और फ्लो जैसा लगने लगता है। अगर आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये कॉन्सेप्ट परफेक्टली क्लियर हुआ हो तो सोचिए अपनी आगे की प्रिपरेशन में हम क्या-क्या मास्टर कर सकते हैं। ऐसे ही स्मार्ट, सिनेमैटिक और हाई रिटेंशन लर्निंग के लिए जुड़े रहिए एग्जाम क्रैकर्स के साथ। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।